आपकी रिपोर्ट देखी थी बहुगुणा जी, और बड़ा ही दुखद विषय है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से म्यूट करवा लीजिए आप बाकी ना। आशुतोष जी जुड़ेंगे तभी तो म्यूट करवाऊंगा। आशुतोष जी नमस्कार। बहुगुणा जी आवाज नहीं मिल रही आपकी। सर अभी आप अपना फोन थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। ओके जी सुजाता जी। जी, तो जिस प्रकार से लोग बाहर से आ रहे हैं और बिना चेकिंग के आ रहे हैं, और जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में पुलिस वाले भी कह रहे हैं, कई रास्ते हैं जिनसे पैदल चल के लोग चले जाते हैं, कहाँ तक लोग रोकेंगे? आप मुझे बताइए, कहाँ तक आप लोग रोकेंगे? अंदर आने के लिए प्रोटोकॉल आप बना देते हैं, रूल आप बना देते हैं, और फिर जो सबसे कमजोर कड़ी होती है ना, उसको पकड़ते हैं। आप मुकदमे दायर कर देते हैं शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं और किसी नियम का पालन नहीं हो रहा तो उनके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन ये बीमारी अगर आई है तो ये बाहर से आई है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ लेना चाहिए, ये बीमारी भारत में नहीं थी। ये बीमारी पहले वुहान से एक स्टूडेंट आया, वो केरला में अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अगर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की हम बात करते थे सील होने की, तो आज जो जरूरत है वो है कि हम अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको ढंग से सील करें। जब आपने कुछ रूल तैयार करे हैं तो उस रूल को फॉलो कौन करेगा? आप देखिए कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात हो रही है, आप वो टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं हर एक का। आप एक आपकी रिपोर्ट में था कि एक परिवार के 12-13 लोग थे तो उन्होंने 3 लोगों का टेस्ट कर लिया। अब मुझे बताइए कि वो 3 लोगों को अगर वो नेगेटिव पा रहे हैं, तो बाकी के जो 11 लोग होंगे या 10 लोग होंगे, उनका टेस्ट आपने नहीं किया। आपको कैसे पता कि वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं है? आपको कैसे पता कि जो बाकी लोग आए हैं जिनका आपने टेस्ट किया वो ठीक नहीं हो चुके? मतलब बहुत सारे सवाल है ना, हो सकता है कि वो भी एसिम्प्टोमेटिक रहे हो और ठीक हो गए हो, उनके परिवार में किसी में ये संक्रमण हो इस वक्त। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बहुत चिंताजनक है, और सरकार को जो आपने काम किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। अब सरकार को इसको आगे ले जाना चाहिए और बॉर्डर्स पे ठीक प्रकार से टेस्टिंग कराई जानी चाहिए। और जो लोग आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी आप देख लीजिए, वो कोई बहुत पैसे वाले नहीं है। अगर आप उन्हें कहेंगे कि अपने पैसे देके उन्हें कराना पड़ेगा, तो वो अवश्य ही निश्चित तौर पर ऐसे रास्ते ढूंढेंगे जहां टेस्टिंग ना हो। तो इसका मतलब ही है कि हमारे को व्यवस्थाओं को ठीक करना है। और सरकार अब बात कर रही है कि 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे, अब बात कर रही है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा। आप आर्थिकी को भी ठीक करना चाहते हैं, मगर आप किसी की बात सुनना नहीं चाहेंगे। तो मैं इस सरकार से जानना चाहती हूँ, आप करना क्या चाहते हैं? आप इस रिपोर्ट को देखिए, संज्ञान लीजिए, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और तुरंत कार्यवाही हो और चाक चौबंद हो जाए हमारे हर एंट्री पॉइंट, तभी हम रोक पाएंगे। वरना आपने पहाड़ चढ़ा कर ही मानना है, ये मेरा मानना है। सरकार क्या तैयारी करने की तरफ कदम बढ़ा रही थी? अगर आप पीछे जाए, मैं पीछे जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं? आप सोच के देखिए ना कि 15 मार्च को शायद उत्तराखंड में 3 केस आए थे, और ये 3 केस जो है वो कौन थे? ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ट्रेनीज थे जो स्पेन से आए थे। हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये केसेस जो हैं ये जमात की वजह से फैले हैं, तबलीगी जमात, क्योंकि उस वक्त तबलीगी जमात के बारे में इतना कुछ कहना था। अब देखिए, कोर्ट ने हर हाई कोर्ट में जहां जहां ये मैटर गया, उन्होंने कहा है कि सरकारों ने इसका इस्तेमाल किया लोगों को एक बुरे लाइट में दिखाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? और हमारे तो मुख्यमंत्री ने ये किया। हमारे मुख्यमंत्री ने बैठकर अपने घर से तरह तरह के, जब वो मास्क लगा रहे थे, गमछे पहन रहे थे, उनको पहन पहनकर उन्होंने ये बयान दिया। तो ये तो शर्मनाक पूरी देवभूमि के लिए ये बात है कि जिस राज्य में कभी धर्म के नाम पर लोग नहीं बटे, वहां पे हमारा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। अब आप देखिए कि जब 15 तारीख को ऐसा हुआ और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, ये तो आप मानेंगे ना, हमारे पहाड़ों में एक भी केस नहीं था। और जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी, वो टेस्टिंग अगर बॉर्डर के इलाकों में हो जाती तो पहाड़ तो नहीं चढ़ता कोरोना।
पहाड़ कैसे चढ़ा, ये बहुत आसान है बोल देना कि जो बाहर से आए थे। अरे हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन आप उनको उनके लिए व्यवस्थाएं ठीक करते। आपको याद है वो कितनी तकलीफ दे थी वो तस्वीरें जो हमारे बाहर से वापस जो लोग वापस आए हम अपने घर में, उनको किस जगह के किस तरह की जगहों में क्वारंटीन सेंटर्स बना के रखा गया, किस प्रकार का खाना दिया गया। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले, और अब देखिए मतलब अपना जो वो जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए ये प्रायोरिटी कभी भी रही कि लोगों को बचाना है, लोगों की सेवा करनी है? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी लिस्ट में लोगों की सेवा बिल्कुल नीचे है उस लिस्ट में, या है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यकीन मानिए कि हम जानते हैं कि हमारे राज्य में कितने लोग हैं, पहाड़ों में जो लोग हैं जो नौकरियां खो चुके हैं और जो बाहर भी काम कर रहे थे, तो वो कोई बहुत ऐसा काम नहीं कर रहे थे जहां लाखों करोड़ों रुपए कमाए जैसे ये नेता कमाते हैं। साइकिल पे चलते हुए एक टीचर बन जाता है, एक बड़ा नेता फिर बन जाता है मुख्यमंत्री और करोड़ों की संपदा बना लेता है। ऐसे नहीं है, हर आदमी जो है जो गांव में रहता है, जो वापस आया, नौकरी खो के आया है, उस तक पैसा पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और खास स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तरफ आप मुझे बताइए कि पूरे जो लॉकडाउन के दौरान कुछ भी कार्य किया गया? कुछ नहीं किया गया। अगर आपको याद होगा तो हॉस्पिटल जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स है, उसको अगर ये उसी वक्त चाक चौबंद कर देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आपको पता है आज आप कहीं पे भी फोन करके देख लीजिए, आपको बेड्स नहीं मिलने वाले, खास करके दून हॉस्पिटल। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ, जहाँ प्लाज्मा थेरेपी के लिए मेरे अपने जानने वाले जो हैं वो ढूंढ रहे थे कि डोनर्स मिल जाए। हर जगह हमने ढूंढा, आखिर में कौन आया डोनेट करने प्लाज्मा? दिल्ली से 2 लोग आए। क्या वे कोरोना वॉरियर्स है? वो कोरोना ग्रस्त हो चुके थे, वो ठीक हो गए और उसके बाद भी देहरादून तक आए एक 75 साल की महिला के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। हमारी सरकार क्या कर रही है? आपने कोई पोस्टर देखा है जिसमें उन्होंने इसके बारे में कहा है या उसमें कुछ लिखा हुआ है कि लोगों को जागरूक करा जाए? तो तैयारियों में तो जागरूकता भी आती है, तैयारियों में ये भी आता है कि जिनको कोरोना हो चुका है आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। एक और बात आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले 13 तारीख को एक व्यक्ति की मौत हो गई जो जिसको पुलिस ला रही थी मोहाली से पकड़कर, और उस व्यक्ति की मौत हो गई रुड़की में आने के बाद। और ये व्यक्ति कमजोर भी था क्योंकि इसे कोरोना हो चुका था 1-1.5 महीने पहले। अब आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति कोरोना ग्रस्त हुआ वो पुलिस हिरासत में मर गया। ये सारी चीजें जो है हमारी सरकार पे सवाल खड़ी कर रही है। एक और बात बताती हूँ आपको, 4 धाम में बार बार आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम में जितने तीर्थ पुरोहित है वो मेरे संपर्क में है, और उन्होंने मुझे हर रोज ये बात बताई है कि यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 धाम यात्रा है वो खोल दी गई है, परंतु 4 धाम रूट पे जो लोग आ रहे हैं, और मैं मेन 4 धाम रूट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जिसमें भी शपथ पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, खास करके केंद्रीय सरकार को सुप्रीम कोर्ट से। मैं बात कर रही हूँ उस रोड से जो रोड जाता है आज की तारीख में 4 धाम, और वहां पे चीजें ठीक नहीं है। वहां पे मास्टर प्लान का काम चल रहा है। आप मुझे बताइए, मास्टर प्लान का काम चलना चाहिए इस वक्त का? ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए व्यवस्थाओं को ठीक करें, खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचे, क्योंकि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? नेटवर्क ठीक करिए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करे। कहीं पे महिला प्रसव करते हुए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाते जाते मर जाती है, जान दे देती है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा कार्यकर्ती को देखिए, आप आंगनवाड़ी वाली महिलाओं को देखिए, मैं बता रही हूँ वो कितनी तकलीफ में है। मुद्दा बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। बहुगुणा जी, ये जो आप जिनकी बात कर रहे थे ना कि कमेंट क्या कर रहे हैं, ये इनका काम है। और ये वैसे वाले हैं जिनकी तस्वीरें नहीं होती, लॉक प्रोफाइल होती है, इनको ट्रोल आर्मी कहते हैं। इनका नाम मत लिया करिए, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि ये बैलेंस नहीं दिखा रहे, ठीक है ना? अब इनको ये भी पूछ लीजिएगा जो मैं अब आपको बता रही हूँ। 73 अरब 51 करोड़ 80 लाख 50 हजार
रुपए। जानते हैं मैंने जो आपको बताया, कितना बताया है? 73 अरब। इतने पैसे भारत को एड में मिले हैं WHO से। तो ऐसे वाले लोग जब सवाल करते हैं ना, तो ये देश के सबसे बड़े गद्दार होते हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रही है। और ये तो इतिहास बताता है कि जब जब महामारी आई है दुनिया में, जहां जहां महामारी आई है, तब तब जो सत्ता में बैठा है वो तानाशाह बन गया है। और यही तानाशाही हम देख रहे हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या कि जिस प्रकार से जो भी रूल्स, नियम, कायदे बनाए जा रहे हैं, वो केवल और केवल आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं। केवल नाम के लिए विपक्ष रह जाए, अगर वो कुछ बोलता है तो उसकी ना सुने। क्या ये बात झूठी है कि जिस तरह से चीन ने चढ़ाई कर रखी है हम पर, और हम सेना को तैयार कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट बढ़ा रहे हैं कोरोना काल में, और सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे तो उत्तराखंड में आप जानते हैं रीइंफोर्समेंट बढ़ाई जा रही हैं। हमारे तो आप जानते हैं कि तीन जिले ऐसे हैं जो चाइनीज बॉर्डर उनके साथ लगता है। आप मुझे बताइए कि क्या इन लोगों का ध्यान सचमुच में है कि ये व्यवस्थाओं को लोगों के लिए ठीक करे? अरे कुछ लोग मर भी जाएंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोरोना आया है, और अगर कोई मरेगा तो कौन मरेगा? गरीब आदमी मरेगा, अमीर आदमी तो मर नहीं रहा। आशुतोष जी तो कह रहे हैं। और देखिए कि इम्तिहानों की बात देखिए कि किस प्रकार से स्कूलों से तो पैसा चाहिए होता है ना, डोनेशन चाहिए होता है कि नहीं पार्टीज को। और ये खबर आपको याद होगा कि पिछली बार आई थी जब किताबों के बारे में उन्होंने बता था कि नहीं सारी एनसीईआरटी किताबें रखी जाएंगी। आप मुझे बताइए कि आज ये सरकार बच्चों के इम्तिहान क्यों करा रही है? बहुत सारी चीजें, ध्यान कहाँ होना चाहिए और कर क्या रहे हैं, क्योंकि सबका ध्यान भटका के रखना है इस सरकार ने। और ये आम जनता को समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और देश पहले होता है। और ऐसे वाले जो ट्रोल आर्मी है उनको ये भी बता दो कि किसी भी पार्टी से आप हो, लेकिन राज्य पहले होता है, मातृभूमि पहले होती है। राज्य के सामने किसी दल का कोई महत्व नहीं होता। राज्य रहेगा तो दल रहेंगे। इस तरह के लोगों की बातों का इसलिए जवाब देने की जरूरत नहीं तो इनको इंपॉर्टेंस मिलती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी सरकार ने क्या किया? जो पूरा का पूरा समय था तैयारी करने का, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी केवल टेलीविजन चैनल्स को अपना भाषण सुनाते रहे। किसी ने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि टीवी देखता कौन है आजकल। आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया उन लोगों पर जो लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे मिलना नहीं है, उन पर लाठियां बरसाएंगे आप, उनको चुप कराएंगे आप, कैसे आवाज दबाएंगे? पूरे देश की बात है। हमारे राज्य में आप देखिए कि विपक्ष के ऊपर किस प्रकार के केसेस हुए। अब तो मेरे को कोई मिलता है तो मैं पूछती हूँ आपके ऊपर कितने केस हो गए? आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये है कोरोना की तैयारी। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि कोरोना के बारे में अगर बात करें तो विपक्ष पर ये सवाल उठाते रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुझे बताइए कि विपक्ष के कितने नेता ऐसे होंगे जिनको कोरोना हुआ, और सत्ताधारी जो हैं उनमें कितने नेता हैं जिनको कोरोना हुआ? बहुत सारा, बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए ये सरकार को आज भी मैं ये कहूंगी, आप जागिए और लोगों को साथ लेकर चलिए, क्योंकि लोकतंत्र जो है विपक्ष और सत्ताधारी दोनों के मिलकर चलने से चलता है। क्योंकि ये उस गाड़ी के तो पहिए है, जो बैलगाड़ी समझ लीजिए आप इसको। एक पहिया अगर टूट गया तो ये गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चलेगी। गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चलेगी। मीनाक्षी जी, आपके नेटवर्क बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जी जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 6 महीने हो गए तकरीबन कोरोना काल में जीते हुए, लेकिन आज भी अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं आज भी वैसे ही हैं जैसे 22 मार्च के आसपास थी। कोई बदलाव कहीं दिखता नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि सरकार अगर चाहती तो जितने भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये इनको एक्वायर कर सकती थी। आज ये होटलों में लोगों को ठहरा रहे हैं, उनसे
देखिए बहुत आपने जो बात करी है ना, सड़कों पे कौन मर रहा है, कितने लोग, ये देखिए कोरोना के समय में उत्तराखंड में कम से कम मैं ये मानती हूँ कि लोग बड़े अनुशासित तरीके से नियमों का पालन करते रहे। उनके ऊपर केसेस भले ही हो गए होंगे, लेकिन अनुशासन जो है उन्होंने बड़े अनुशासित ढंग से पालन किया। अब आप मुझे बताइए कि क्या इससे हमें ये नहीं समझ में आ गया कि ये जो सरकार बैठी हुई है, ये चीजों को नहीं संभाल सकती। अगर ऐसे में ये चीजें नहीं संभाल पाई, आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से अमन मणि त्रिपाठी जो है वो पहुंच गया बद्रीनाथ। हाँ, उसके ऊपर केस होता है उत्तर प्रदेश में, वहां उसकी अरेस्टिंग होती है, मगर यहाँ से कबड्डी 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 खेलते हुए निकल जाता है और उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। और वो उस समय की बात है जिस वक्त केवल 3 जिलों में मैक्सिमम केसेस, 3 नहीं कहा, 3 जिलों में केसेस सबसे ज्यादा था। नैनीताल में तो बहुत कम थे उस टाइम पे। उस समय उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में केसेस थे। अगर आप नैनीताल को जोड़ लिए तो 4 ना, और बाकी यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 13 जिलों में से केवल 4 जो है वो डेंजरस हो रखे थे उस वक्त, और बॉर्डर इलाकों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे स्थिति ठीक करी जा सकती थी और अगर सरकार सक्षम होती ना बहुगुणा जी, तो ये कोरोना पहाड़ नहीं चढ़ता, इसका मुझे पूरा यकीन है। लेकिन ये इस काम को करना नहीं जानते, इन्हें पता नहीं क्या करना। अब आप देखिए, जब लॉकडाउन कर रहे थे, जब कम केसेस थे तो सब कुछ बंद, अब जब ज्यादा केसेस आ गए सब कुछ खोल दो। आपको पता है कि बागेश्वर महाविद्यालय में पहले ही दिन पिछले सोमवार को जब बच्चे गए इम्तिहान देने के लिए, तो 24 बच्चों का तापमान ज्यादा पाया गया। अफरा तफरी में उन्होंने बुलाया जो हेल्थ टीम है, उसमें से एक बच्चा रैपिड एंटीजन टेस्ट में पता चला जी कोरोना पॉजिटिव है। आप मुझे बताइए, हमें एग्जाम कराना है, अरे पहले वर्ष के जो छात्र हैं कॉलेज के, आप उन्हें प्रमोट कर दीजिए ना। आप कहते हैं कि हमें ऑफलाइन एग्जाम इसलिए कराना है क्योंकि कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं है, मगर बच्चों को एग्जाम्स दिलवाने हैं। ये मतलब कोई लॉजिक है क्या? आप मुझे बता दीजिए ना। अगर कोई समझदार व्यक्ति के अंदर थोड़ी भी कॉमन सेंस होगी, इसमें लॉजिक समझा दीजिए मुझे। हम बच्चों को इम्तिहान के लिए बुला रहे हैं, भीड़ भाड़ करके बच्चे आ रहे हैं, अंदर आप कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग कर दीजिए, बाहर तो नहीं हो रहा, बच्चों को इतना ख्याल भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सब लोग पालन करें नियमों का। तो भैया आप एक काम करिए, ये बात को बताइए लोगों को कि आप लोग घर में रहिए। एक और चीज बताइए कि जो पोस्टर लगे हुए हैं, एडवर्टीजमेंट क्यों होते थे? एडवर्टीजमेंट इसलिए होते थे कि उसमें कोई एक जो चेहरे दिखते हैं नामी चेहरे, उनको देख के लोग प्रेरित होंगे। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा देख के कौन प्रेरित होगा? है? कि वो हाथ को बार बार धोए, वो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करे या मास्क को पहने। हर जगह इस वक्त सरकार की तस्वीरें हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि महामारी का समय तानाशाही को निमंत्रण देने का है, और बिना आपातकाल लगाए आपातकाल वाली स्थिति ये सरकार बना रही है, क्योंकि इस वक्त लोकतांत्रिक कुछ भी नहीं चल पा रहा है। आप भी जानते हैं कि किस डर के साथ लोग आवाज उठाते हैं, वे जानते हैं कि उसके बाद उनके ऊपर कोई केस हो जाएगा। मैं तो चारों तरफ देखती हूँ कि लोग इस बात को बोलते हैं। तो सरकार को अपना काम करना चाहिए। आज 1540 केसेस आ चुके हैं, और आप अगर मतलब देखेंगे तो कौन से वाले जिले में, फिर कह रही हूँ, देहरादून में 429, हरिद्वार में 363, नैनीताल में 118 और उधम सिंह नगर में 246। 3 डिजिट जो है, 3 डिजिट वाले केसेस इन 4 जिलों में है। बाकी किसी भी जिले में 100 तक नहीं पहुंचा आंकड़ा। इसका मतलब क्या है? हम खुद भेज रहे हैं इस बीमारी को और कह रहे नहीं नहीं ये तो सबको होगा। ये कोई लॉजिक है क्या? आप रोकने का काम करिए, आप अस्पतालों में आप रोकने का काम बेड्स बढ़ाइए।